पेज 448। टैक्सेबल गुड्स, रोजाना लेट आना होता है। टैक्सेबल गुड्स, अब ये कैसी जगह बनेगी उधर हाइब्रिड में, सीट चेंज कर लें कहीं और। अच्छा, टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। वैसे वो कह रहे टैक्सेबल गुड मीन ऑल गुड्स अदर देन एग्जाम्प्ट। टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है टैक्सेबल एक्टिविटी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ऐसी एक्टिविटी जिसपे क्या लगना है, टैक्स लगना है। आप होमवर्क करते हैं, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? भाई अपने बाल सही कर रहे हैं, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? एक भाई जैकेट पहन रहे हैं, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? नो। तो फिर क्या है टैक्सेबल एक्टिविटीज? साइम लेट आ रहे हैं, इज इट अ टैक्सेबल एक्टिविटी? टैक्सेबल एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। ना ना ना, इधर आए, इधर 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 इस सीट पे हैं जल्दी। टैक्सेबल एक्टिविटी मींस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कोई बंदा करता है एंड इंक्लूड्स, इस पे सजा मिली आपको। इस पे आए, किताब निकाले। अच्छा, टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या क्या आता है? नंबर 1, टैक्सेबल एक्टिविटी में आता है एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस एक टैक्सेबल एक्टिविटी है। इसमें चीजें खरीद के बेचना भी टैक्सेबल है, और इसमें चीजें खरीद के बेचना भी टैक्सेबल है, और चीजें बना के बेचना भी टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर बी, पेज 448। पॉइंट बी, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अ सेल ऑफ गुड्स। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें सेल ऑफ गुड्स भी हो रही हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें सेल ऑफ गुड्स सर्विस रेंडर दोनों हो रही हो, ये भी टैक्सेबल है। अभी इधर ही बैठ जाओ, ये टाइम पे आएगा कल से। ये भी टैक्सेबल है। नेक्स्ट, अ वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ अ ट्रेड। ट्रेड होते चीजें खरीद के बेचना, अ वन ऑफ एडवेंचर होते एक दफा किया गया काम। कोई एक दफा आपने कभी जिंदगी में चीजें खरीद के बेच दी, तो ये भी टैक्सेबल है। ये माफ नहीं हो जाएगा कि इस पर टैक्स नहीं लगना, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। अच्छा, कुछ बिजनेसेस ऐसा करते हैं कि वो लोग बिजनेस शुरू करते हुए और बिजनेस बंद करते हुए, इधर देखो ना, कमेंसमेंट और टर्मिनेशन। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिजनेस शुरू करते हुए और बिजनेस बंद करते हुए कोई ना कोई हैवी सेल करते हैं। बिजनेस शुरू करते हुए डिस्काउंट लगा दिया चीजों पे, बिजनेस बंद करते हुए डिस्काउंट लगा दिया चीजों पे, लूट सेल मेला लगा दिया। इस किस्म की अगर कोई एक्टिविटी करे तो वो भी माफ नहीं है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो एनीथिंग डन, एनीथिंग डन का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी सड़क पर खड़े होकर जो है वो जो मर्जी जो है वो करने लग जाए, वो बारे चलने लग जाए। एनीथिंग डन ड्यूरिंग कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी से पहले, बिजनेस एक्टिविटी के एंड पे जो कुछ भी आप करें, आपको होता है बट हर जगह आ जाता है, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन दो चीजें हम डेफिनेशन से बाहर निकाल रहे हैं टैक्सेबल एक्टिविटी की। पहली चीज, नंबर 1, बट डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे दे तो ये इसमें फॉल नहीं करता, क्योंकि सैलरी के चैप्टर के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की डिस्कशन होगी भी है, तो सेल्स टैक्स नहीं लगता सैलरी के ऊपर, सैलरी पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो पहली तो बात है, सैलरी पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन एज अ प्राइवेट हॉबी। किसी बंदे की प्राइवेट हॉबी हो तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 बच्चे क्लास में लेट आए हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर ऐसा हो, गर्मियों के मौसम में एक छोटी सी मोटर मिलती थी, उसके आगे जो है पंखा लगा होता था, आप उसको करीब लाते थे तो सिर्फ यहाँ से गालों के पास से जो है पसीना खुश्क होता था, फिर माथे के पास लेके जाते थे तो वहां से पसीना खुश्क होता था। तो अगर किसी बंदे ने वो 4, 5, 10, 15, 20 चीज बना के लोगों में बांटनी शुरू कर दी है, तो डेट इज अ हॉबी, ये तुम्हारी हॉबी है। इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द लॉ, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी के तौर पे आप अगर कोई एक्टिविटी करें तो डेट इज नॉट टैक्सेबल। बट अगर इधर कुछ और लिखा हुआ था कि नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी का आप कर रहे हो तो ये टैक्सेबल है, और इधर लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड हॉबी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उधर लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट इज टैक्सेबल, और इधर लिखा हुआ है हॉबी इज टैक्सेबल। हॉबी इज नॉट टैक्सेबल।
और इधर लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट इज टैक्सेबल। तो नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब लिख लें इधर क्या है फिर। बिजनेस के दौरान आपने कुछ चीजें सैंपल के तौर पे बांटी, बैठ जाए आज। बिजनेस के दौरान आपने कुछ चीजें सैंपल के तौर पे बांटी। बिजनेस के दौरान आपने कुछ चीजें सैंपल के तौर पे बांटी। जी आप बता दें क्या ये टैक्सेबल है या माफ है? नहीं नहीं, माफ नहीं है। अब ये टैक्सेबल है, लिखें ये टैक्सेबल है। तो अगर एक बंदा हॉबी के तौर पे सिर्फ लोगों को चीजें देता है और किसी एक को भी नहीं बेचता तो उसको हॉबी समझा जाएगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा चीजें बेचता है, बेचते बेचते 2 4 10 15 सैंपल के तौर पे किसी को दे देता है, तो इसको फिर आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी समझेंगे और इसको टैक्सेबल करेंगे। और हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि अगर आपने सैंपल भी किसी को दे दिया तो सैंपल इज टैक्सेबल, जैसे आपकी नॉर्मल सेल है तो ये भी सेल में करेगा। ओके चलिए जी, आप हजरात का इंतजार हो रहा था, उम्मीद है सारे हजरात तशरीफ ले आए होंगे। पेज 447 पे आज हम प्रॉपर शुरू करने लगे हैं सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म। सेल्स टैक्स कैसे ऑपरेट करता है लॉ। सेल्स टैक्स एक दो धारी तलवार है जो दुकानदार परचेज के मौके पे करता है और सेल के मौके पे रिकवर करता है। सेल्स टैक्स एक ऐसी तलवार है कि परचेज के मौके पे किया जाता है और सेल के मौके पे रिकवर किया जाता है। यानी होंडा एटलस कार वाले अगर टायर खरीदने जाएं तो 1 लाख वाला टायर 1,17,000 में बाय कर रहे होंगे, 1 लाख वाला टायर 1,17,000 में बाय कर रहे होंगे। तो परचेज के मौके पे ये लोग सेल्स टैक्स पे कर रहे होंगे। और जब होंडा कार्स वाले गाड़ी बेचने जाएं तो फिर सरासिफ को ये 30 लाख वाली गाड़ी 35,10,000 में बेच रहे होंगे। 30 लाख वाली गाड़ी 35,10,000 में बेच रहे होंगे। इसमें 5,10,000 जो ऊपर के होंगे डेट विल बी 17% ऑफ 30 लाख, वो 30 लाख का 17% होगा। तो सेल्स टैक्स एक दो धारी तलवार है जो दुकानदार, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स परचेज के मौके पे करते हैं और सेल्स के मौके पे कस्टमर पे बर्डन डाल के कस्टमर से रिकवर करते हैं। तो ये परचेज की साइड पे भी चल रहा होता है, सेल्स की साइड पे भी चल रहा होता है। ओके चलें जी, पहले एग्जांपल करते हैं इसकी। एक इंपोर्टर है, उसने एक इंपोर्टर है, उसने 200 रुपए की चीजें खरीदी हैं। इस सेल्स टैक्स को कहा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में आपने चीजों में वैल्यू ऐड कर दी है। क्या ये जो 200 रुपए की चीजें इंपोर्ट की हैं एक इंपोर्टर ने, तो क्या ये 200 की चीजें पाकिस्तान में मौजूद थी या नहीं थी? नहीं थी। तो इसने पाकिस्तान की चीजों में वैल्यू ऐड कर दी। पाकिस्तान में एक चीज थी नहीं, सी पोर्ट के जरिए या हवाई जहाज के जरिए उसने इंपोर्ट की। तो जब वो चीज इंपोर्ट करेगा तो कस्टम अथॉरिटीज वाले बैठे होंगे, कहेंगे आपने पाकिस्तान की चीजों में वैल्यू ऐड कर दी है 200 रुपए, आप इधर आए और आके टैक्स दें। इन चीजों की परचेज प्राइसेस के लिए 200, ये इस पे 17% लगा के 34 रुपए हुकूमत के खजाने में जमा करवाएगा। इट इज द टैक्स पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के मौके पे ये टैक्स जमा करवाएगा। किसको जमा करवाएगा? कस्टम अथॉरिटीज को जो सी पोर्ट पे बैठी हुई है, ताकि गवर्नमेंट के खजाने में 34 रुपए चले जाएं। अब सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट है। दुकानदार इसका बर्डन बर्दाश्त नहीं करता, दुकानदार इसका बर्डन ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। दुकानदार की कोशिश होगी कि मैं किसी बंदे को बेचूं जिस पे इसका बर्डन डालूं। अब इंपोर्टर जो है वो दुकान के ऊपर बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा, कहेगा भाईजान, मिसाल के तौर पे ये है, ये चीज है, तो कहेगा भाईजान ये फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल। तो कह रहा होगा भाईजान ये चीजें मैं बेचने के लिए खड़ा हूं, किसी ने खरीदनी है तो खरीदनी है। एक मैन्युफैक्चरर आएगा, वो कहेगा ठीक है यार मुझे बेच दो, ये मैं इनको बेहतर मैन्युफैक्चर करके आगे बेच देता हूं। तो इसने मैन्युफैक्चरर को 200 वाली चीज 300 रुपए में बेच दी। तो अब कैश डेबिट सेल क्रेडिट 300 रुपए से नहीं होगी, क्योंकि कैश अब 300 रुपए नहीं आएगा। आप मैन्युफैक्चरर को एक बिल बना के देंगे, इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर को एक बिल बना के देगा। ये बिल बनेगा इंपोर्टर के लेटर हेड पे, यानी इंपोर्टर की कॉपी में से ये बिल बनेगा।
इंपोर्टर ये बिल बनाएगा, इंपोर्टर कहेगा मोहतरम आप जरा मेरी बात सुने, बैठे, ये चीज जो है वो एक मैं आपको बेच रहा हूं, ये 300 रुपए की है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हुआ है इस पर सेल्स टैक्स लगाओ 17%, वो बनता है 51, तो 351 रुपीज आप मुझे दे दें। जब मैन्युफैक्चरर इसको 351 दे के जाएगा तो इंपोर्टर कहेगा मेरी जेब में 51 जो पैसे आए हैं वो सेल्स टैक्स हैं, 351 में 51 इज सेल्स टैक्स। अब ये जब अपनी रिटर्न बनाएगा हुकूमत को जमा करवाने के लिए तो ये कहेगा 300 का 17% 51 मैंने लोगों से ले लिया है, लेकिन हुकूमत मुझे 34 का टैक्स क्रेडिट दे दो, मुझे इतना टैक्स माफ कर दो क्योंकि इतना टैक्स मैं ऑलरेडी जमा करा के आ चुका हूं। हुकूमत कहेगी ठीक है 17 रुपए तुम टैक्स अब हमें और दे दो, तो ये इस सेल पर सिर्फ 17 हुकूमत के खजाने में जमा कराएगा, हालांकि इसने मैन्युफैक्चरर से रिकवर किए हैं 51, बट हुकूमत के खजाने में जमा कराएगा 17। सो दैट इज हाउ सेल्स टैक्स विल ऑपरेट। अच्छा, इसलिए शायद इसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, क्योंकि जब चीज बिक गई तो इसने 100 की वैल्यू ऐड की, जब खरीदी थी 200 की वैल्यू ऐड की थी, जब बिक गई तो इसने 100 की वैल्यू ऐड की, 100 पे 17% 17 बनता है, ये वो 17 है जिसने हुकूमत का बोझ जमा करवाना है। जैसे जैसे चीज में वैल्यू ऐड होती जाएगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स जमा कराना बाइंडिंग होता जाएगा। जो बंदा पाकिस्तान में इस चीज में वैल्यू ऐड करेगा वो बंदा हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा करवाएगा। इसने पहले 200 की वैल्यू ऐड की थी, 34 जमा कराया था, फिर इसने जो है वो दोबारा वैल्यू ऐड की, अब दोबारा वैल्यू ऐड करके ये 17 रुपए हुकूमत के खजाने में जमा कराएगा। ओके नेक्स्ट, अब मैन्युफैक्चरर इस बिल को देखेगा, लेकिन अब वो इसको अपने परचेज बिल के एंगल से देखेगा। इंपोर्टर ने इसी बिल को अपने सेल के बिल के एंगल से देखा था कि इंपोर्टर के लिए ये सेल थी, मैन्युफैक्चरर के हाथ में यही बिल होगा। अब्दुल्ला बैठ जाए जहां भी बैठना, फिर शुरू करते हैं, उधर आगे आए ना। मैन्युफैक्चरर के हाथ में यही बिल होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है इसको परचेज के एंगल से देखेगा। मैन्युफैक्चरर का ये परचेज इनवॉइस होगी, इसे टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं, बिल भी कहते हैं, परचेज इनवॉइस होगी मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर ये कहेगा कि मैंने अभी तक हुकूमत के खजाने में 1 रुपया जमा नहीं कराया। हाँ, मैंने जब चीजें परचेज की थी तो मुझे याद पड़ता है मैंने 51 इंपोर्टर को दिया था, मैंने गवर्नमेंट के खजाने में कुछ जमा नहीं कराया था। हाँ, इंपोर्टर ने अल्लाह का शुक्र जमा करा दिया होगा, वो उसका और हुकूमत का मामला है। तो मैन्युफैक्चरर ने इंपोर्टर को 51 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे 300 में डाल के, जो कि मैन्युफैक्चरर ने जब इंपोर्टर को दिए होंगे तो इंपोर्टर ने हुकूमत के खजाने में जमा करा दिए होंगे। अब मैन्युफैक्चरर दिन रात एक करेगा, मेहनत करेगा, सुबह शाम लगाएगा और एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा, जिप शिप लगा के, इधर उधर फूल बूटे लगा के ये फाइनल प्रोडक्ट अब तैयार कर लेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके मैन्युफैक्चरर कहेगा रिटेलर को भाईजान ये बैग ले लो। रिटेलर कहेगा कितने का? मैन्युफैक्चरर कहेगा 700 का। रिटेलर को आप बेच देगा ये, मैं तुम्हें 700 की चीज बेचता हूं, 700 का 17%, हाँ जी 119। अब मैन्युफैक्चरर एक बिल बनाएगा, ये बिल मैन्युफैक्चरर बनाएगा, ये बिल मैन्युफैक्चरर बनाएगा, इस पे लिखेगा मैंने आपको 700 रुपए की चीज बेची थी, इस पे सेल्स टैक्स बनता है एट द रेट ऑफ 17%, दैट इज 19। आप मुझे 819 रुपए दे दें। आप बेचारा रिटेलर 819 रुपए जेब से निकालेगा और सोचेगा मैंने 119 का सेल्स टैक्स जमा कराया। लेकिन मोबाइल वाले भाई, मैं पढ़ा रहा था वो ना, इधर उसका हाथ था और आंखें कैसे थी, 2-2.5 महीने रह गए हैं, मैंने कहा है सर को जाने का टाइम नहीं होता इन दिनों में। तो जिस वक्त मैन्युफैक्चरर ये चीज बेचेगा तो मैन्युफैक्चरर की जेब में 119 आएंगे। जब मैन्युफैक्चरर की जेब में 119 आएंगे तो मैन्युफैक्चरर कहेगा ओ मैं तो 51 ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया हूं। शहबाज शरीफ कहेगा ओ ओके ओके ओके। अब यह हुकूमत के खजाने में सिर्फ, क्योंकि इसने सिर्फ 400 की वैल्यू ऐड की है, क्योंकि इसने सिर्फ 400 की वैल्यू ऐड की है। 300 वाली चीज इसने कितने में बेची है? 700 में। इसने 400 की अपनी तरफ से वैल्यू ऐड की है पाकिस्तान की चीजों में। 400 पे 17% 12 भी 68 बन जाता है वैसे। तो सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। हर बंदे की पाकिस्तान में जिम्मेदारी है कि वो जितनी वैल्यू ऐड करे उतना हुकूमत के खजाने में जमा कराए। हाँ, अब अगर मैं जूते पहन लूं रिटेलर के, तो रिटेलर सोचेगा कि मोहतरम मेरे लिए ये परचेज का बिल है,
रिटेलर इस बिल को परचेज के एंगल से देखेगा और रिटेलर कहेगा मैंने परचेज के मौके पे 119 रुपए रिकवर किया, पे किए थे, पे मैंने परचेज के मौके पे 119 रुपए पे किए थे, ये रिटेलर के लिए परचेज बन जाएगी। तो रिटेलर ने 119 रुपए पे किए परचेज के मौके पे, रिटेलर इसको अपनी परचेज कहेगा 700 ज़रब 17%, बिकॉज दैट इज परचेज फॉर रिटेलर। कितना? 119। और रिटेलर दुकान के बाहर खड़ा हो जाएगा, दुकान के बाहर खड़ा होकर कहेगा भाईजान बैग ले लो, बैग ले लो, पाउच ले लो, पाउच ले लो, बैग ले लो, बैग ले लो। सर मेरे को रहे होंगे यार, बड़ा जबरदस्त है सर, मैं 2-3 दफा। रिटेलर कहेगा सर आराम से, ठीक है यार अच्छी जिप लगाई हुई है। अब सर मैं सोचेंगे ख्याली बुलाओ, इसमें लाल मार्कर डालूंगा, इसमें नीला मार्कर डालूंगा, इसमें काला मार्कर डालूंगा, कमाल चीज है यार, कितने का लगाएगा? एक कहता है सर 950 का। और बताएं आप, अब ये 950 रुपए का बेच देगा, लेकिन जब बिल बनाएगा तो उस वक्त सरमैद परेशान हो जाएंगे कि बिल पे 950 नहीं लिखा होगा। एक पाउच बेचा आपको 950 का, जमा सेल्स टैक्स 950 का 17%, जरा 7 कैलकुलेटर पे देखिए कितना आ रहा है, 160 that comes to जी, you got late guy, the bus लंग गई है। Oh, so whatever the total may be, these people are not interested in telling the total. Oh, no, leave it now, please. Output 950, नमूनिया हो गया इसको। ये क्या? $950 into 17%, कौन बोल रहा है? बोलना नहीं इस्लाम। 161.5 रिकवर करेगा और हुकूमत के खजाने में शायद ये 42.5 इसका वैल्यू एडेड टैक्स है। द रीजन इसके 42.5 बराबर आ रहा है 700 और 950 का डिफरेंस जो 250 है। 250 का 17% अगर कैलकुलेटर पे देखें तो 12 बार भी 42.5 आ रहा है। इसने पाकिस्तान की चीजों में 250 रुपया वैल्यू ऐड किया और पस साबित यह हुआ कि सारा बर्डन सर उमैर पे पड़ना था, सारी क्लास का बर्डन आज सर उमैर पे पड़ना था। 161.5 का टैक्स हुकूमत के खजाने में कैसे पहुंचा, यह बहस अलग है, यह भी मैं करूंगा, लेकिन यह सारा बर्डन बर्दाश्त करता है कस्टमर। सेल्स टैक्स को इसीलिए इनडायरेक्ट कहते हैं कि दुकानदार अपने कंधों पर यह बोझ बर्दाश्त नहीं करता। कुछ इस किस्म की चीज समझ लें, जैसे किसी ने किसी को कोई ऐसी चीज कैच करा दी इंपोर्टर को जो कैच करने को दिल नहीं चाह रहा था, तो इंपोर्टर ने जाके फेंकी मैन्युफैक्चरर की तरफ, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर की तरफ, रिटेलर ने कस्टमर की तरफ, बेचारे कस्टमर पे सारा बर्डन पड़ गया। कस्टमर कहां फेंके, कस्टमर तो इस्तेमाल करेगा इसको, कस्टमर तो इस्तेमाल करेगा इसको। तो इसलिए सेल्स टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर दिया जाता है अगले बंदे पर, और इन द एंड आखिरी बंदा जो इस बोझ तले दब जाता है दैट इज कस्टमर। कस्टमर को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। So let's revise it, guys. Well, really, we are enjoying today. We're enjoying a lot. Okay, so let's enjoy it again. सिंस लॉन्ग। अच्छा, इंपोर्टर ने इंपोर्ट की चीजें मोहतरम 200 रुपए की, तो क्या ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी? नहीं करती थी। अब मैं एक और कैलकुलेशन भी करके आपको दिखाने लगा हूं कि हुकूमत के खजाने में पैसे कौन जमा करवाता है। ये मैं आपको साबित करूंगा इस एग्जांपल के बाद कि इंपोर्टर हुकूमत के खजाने में 2 दफा पैसे जमा कराता है और मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हुकूमत के खजाने में 1 दफा पैसे जमा कराते हैं। ये मैं साबित करूंगा अभी आपको। इंपोर्टर हुकूमत के खजाने में 2 दफा टैक्स जमा कराते हैं और मैन्युफैक्चरर और इंपोर्ट और रिटेलर हुकूमत के खजाने में सिर्फ 1 दफा टैक्स जमा कराते हैं। अब ये बात भी मैंने आपसे करनी है। इंपोर्टर ने परचेज की चीजें 200 रुपए की, इंपोर्टर अपनी परचेज पर 17% टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा करवाएगा। हुकूमत के खजाने में
जैसी चीजें इंपोर्ट करेगा सी पोर्ट के ऊपर इसको पकड़ लिया जाएगा और कहा जाएगा 200 पे 17% टैक्स जमा करवाओ। ये 34 रुपए हुकूमत के खजाने में जमा करवा देगा। गवर्नमेंट ट्रेजरी, हुकूमत का खजाना, हुकूमत के खजाने में 34 रुपए पहुंच जाएंगे इसकी तरफ से। नेक्स्ट, अब ये इंपोर्टर जो है वो ऐलान करना शुरू कर देगा बाहर 200 वाली चीज 300 में, 200 वाली चीज 300 में, 200 वाली चीज 300 में। नहीं, अपनी कॉस्ट नहीं बताते लोग, बस यही बताएगा भाईजान 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए। मैन्युफैक्चरर रुकेगा, आप यार कमाल है यार, जबरदस्त है, जिप शिप मैं लगा लूंगा इस पे, तुम मुझे बेचो। अब इंपोर्टर सेल करेगा, इंपोर्टर सेल करेगा 300 में। ये 300 नहीं लेगा, ये बिल पे डालेगा 300 का 17% 51 और 351 का बेचेगा। इसमें जो 51 आएगा दैट विल बी द सेल के ऊपर लिया गया टैक्स। ये सेल के ऊपर लिया गया टैक्स है, ये रिकवर करेगा। गवर्नमेंट कहेगी तुमने 200 वाली चीज 300 की करके बेच दी, इसका मतलब है तुमने 100 की वैल्यू ऐड की, तो हम तुम्हें 34 माफ करते हैं, लेकिन जो 17 है वो तो जमा कराओ ना। अब इस महीने में इसने जितनी भी सेल की होंगी सबकी डिटेल लगाएगा और सबकी डिटेल लगा के हुकूमत कहेगा मैंने इतनी चीजें बेची हैं, इतना टैक्स मेरा बनता है। अब ये 17 जाके हुकूमत के खजाने में जमा कराएगा, क्योंकि 34 ऑलरेडी जमा करा के आ चुका है। ये इंपोर्ट की स्टेज पे कराया था 34 और 17 आप जमा करवाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उसको 51 दे गया, तो 51 में से 34 वो हुकूमत तक दे चुका है पहले ही, बाकी 17 अब दे देगा। मैन्युफैक्चरर अब इस बिल को परचेज के एंगल से देखेगा। मैन्युफैक्चरर ये कहेगा कि मैंने परचेज के मौके पर 51 पे किया था इंपोर्टर को, गवर्नमेंट को नहीं, ये बताना था। मैन्युफैक्चरर कहेगा मैंने परचेज के मौके पर 17% हुकूमत के खजाने में जमा नहीं कराया था, मैंने तो 17% इंपोर्टर को दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोशिश करेगा, कौन कोशिश करेगा? कोशिश करेगा मैन्युफैक्चरर कि अच्छी प्राइस में बिक जाए और ये बर्डन भी किसी पे डाल दूं। तो ये हिम्मत करके दिन रात एक करेगा, मेहनत करेगा और 700 वाली चीज 17% डालकर ये 700 में चीज बेच देगा, 700 में चीज बेच देगा। और 700 में नहीं बेचेगा, असल में 700 जमा 119 819 की चीज बेचेगा। अब इसको 51 का टैक्स माफ हो जाएगा और हुकूमत को ऑलरेडी पेड के नाम से या ऑलरेडी कलेक्टेड, जो भी समझ लें, ऑलरेडी पेड के नाम से माफ हो जाएगा। ये हुकूमत के खजाने में आप सिर्फ कितना जमा करवाएगा? 68। ये जो हुकूमत के खजाने में पैसे जा रहे हैं वो मैं इस सवाल में जरा अलग निकाल रहा हूं। सिर्फ इसकी तरफ से 68 गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, क्योंकि इसने जो 51 दिया था वो दिया था इंपोर्टर को, वो गवर्नमेंट को नहीं दिया था इसने। इस तरह आप दुकान पे जाते हैं तो आप दुकानदार को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को नहीं देते। तो गवर्नमेंट के खजाने में जमा कौन कराते हैं, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। रिटेलर, रिटेलर परचेज करेगा चीजें 700 रुपए की। रिटेलर जाता नहीं बल्कि वो जा चुका होता है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि कितना साथ साथ जाएगा। अच्छा, इस वक्त तक हुकूमत को कितना जा चुका है टैक्स? 119। अब अगले बंदे ने अब सारा नहीं हुकूमत को पहुंचाना, वो सोच के पहुंचाएगा जितना पहुंच चुका है, वो तो पहुंची भी सरकार है, बाकी पहुंचाना है। जी, रिटेलर परचेज करेगा चीजें 700 की, तो रिटेलर चीजें परचेज करके कहेगा जबरदस्त भाई 700 की चीज मैंने खरीदी, तो रिटेलर 700 पे 17% पे कर चुके हैं। ये 119 इसने गवर्नमेंट के खजाने में पे नहीं किया, ये इसने पे किया था मैन्युफैक्चरर को। इसके बाद ये बेचेगा चीज कस्टमर को। जब कस्टमर को बेचेगा चीज तो जो ऊपर के पैसे आएंगे वो माइनस करेगा 119 उसमें से, और बकाया पैसे गवर्नमेंट को जमा कराएगा 42.5। तो ये गवर्नमेंट के खजाने में अपना 42.5 से जमा करवाएगा। तो ये बंदा 2 दफा गया गवर्नमेंट के पास, अगला बंदा 1 दफा गया और ये बंदा 1 दफा गया। टोटल शहबाज शरीफ के पास 161.5 भी पहुंचाए, जो इन द एंड हमने कैलकुलेट किया था। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। I hope you got it, and you will give today's test as well of AOP. I hope you will give. You will give test. Test will be given by you. मोहतरम आप खड़े हो जाओ, ब्लू कोट जिन्होंने पहना हुआ खड़े हो जाओ। किधर है आपका बड़ी? आइस चेक करवाने गया।
अच्छा, तो इधर लाहौर में कोई नहीं था डॉक्टर? तो कल भी छुट्टी पे था? तो डॉक्टर से कोई टाइम ऐसा ले लिया करो जिसमें क्लास ना हो। हाँ बताओ, इतनी तो बंदा सोचता ही है ना चीज। क्या सुबह सुबह? बेचारा ये इसी तरह के दोस्त खराब करते हैं। ओके जी मोहतरम, 351 की रहा है। नहीं, हमने तो सेल्स टैक्स से खेलना है ना, हमने तो उसकी सेल की फिगर से नहीं खेलना, तो हमें तो सेल्स टैक्स की फिगर चाहिए, हमने सेल्स टैक्स में मेरे को सॉल्व करना है। बैठ जाओ। ओके अच्छा जी, एक्चुअली यू नो इट इज नॉट सेल 51, इट इज सेल का 17%, एंड यू नो इट इज नॉट परचेज, इट इज परचेज का 17%. सो आई थिंक दिस नेम्स आर रॉन्ग because the sale is 300, the sale is 700, the sale is 950, and the purchase is 200, and the purchase is 300, and the purchase is 700. Well, अगर आप गौर करें इन चीज़ों के बारे में तो यू विल रियलाइज दिस, आप ये रियलाइज करेंगे कि ये सेल नहीं है, सेल तो वो है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये जो फाइनल फिगर्स हैं ये सेल का 17% और परचेज का 17% है। इसलिए जैसे अकाउंटिंग की क्लास के अंदर हमने अजीब से नाम यूज़ किए हुए थे, तो यहाँ सेल की जगह हम लफ्ज़ यूज़ किया करेंगे आउटपुट, और परचेज की जगह लफ्ज़ यूज़ किया करेंगे इनपुट। तो आउटपुट एंड इनपुट, एक होता है इट पुट, इट्टे पुटना, वो नहीं मैं कह रहा। सो दैट इज आउटपुट एंड दैट इज इनपुट। इट्स जस्ट लाइक डेबिट क्रेडिट। जब डेबिट क्रेडिट शुरू वाले दिनों में पढ़ा जा रहा होता था तो बच्चे परेशान होते थे, अभी कहो ऐसे डेबिट हो गया, अच्छा ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। तो 2-3 दिन बाद अब मैं बोला करूंगा इनपुट होगा, अभी 1-2 दिन इनपुट बोलूंगा, तो इनपुट इज नथिंग, इट इज परचेज का 17%, इस परचेज का 17%। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि इनपुट और आउटपुट के बारे में लिखने से पहले एक लाइन लिखें, सेल्स टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, सेल्स टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पे सेल्स टैक्स पे किया जाता है। इट इज कॉल्ड एज इनपुट, इट इज कॉल्ड एज इनपुट। और आगे लिखें, इट इज कॉल्ड इनपुट हो गया ना, आगे लिखें सेल्स टैक्स इज रिकवर्ड एट द टाइम ऑफ सेल, सेल्स टैक्स इज रिकवर्ड एट द टाइम ऑफ सेल, it is called as output, sales tax is recovered at the time of sale, it is called as output. Okay, अच्छा जी, ये तो हमने 3-4 क्या कहते हैं बिजनेसमैन एक टाइम में खोल लिए थे और इनके डिस्कशन कर रहे थे। अभी सिर्फ ऐसा करते हैं, एक बिजनेसमैन को देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर, ओनली वन बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर। ये वही बात है गवर्नमेंट ट्रेजरी वाली जो मैंने नीचे लिखी हुई है, ये 17,642.5। अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट होंडा एटस कार। इनपुट परचेज इंटू 17%। होंडा एटलस कार ने गाड़ी बनानी थी, गाड़ी बनाने के लिए ये निकले सड़क पर, सड़क पर निकलते 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 एक टायर की दुकान पे पहुंचे, टायर की दुकान से इन्होंने टायर खरीदे, परचेज टायर्स लोकली, पाकिस्तान से टायर परचेज किए। टायर वाले ने कहा भाईजान टायर तो, ये कौन बातें करे, क्या बातें करे, किसकी तरफ देख रहे हैं, तो देखें। टायर वाले ने कहा भाईजान टायर तो लाख के हैं लेकिन आपके लिए 1,17,000 के, टायर तो 1 लाख के हैं लेकिन आपके लिए 1,17,000 के, इसमें 17,000 की टॉपिंग है, डेट इज कॉल्ड एज सेल्स टैक्स।
तो होंडा एटलस कार कहेगी मैंने परचेज पर 17,000 पे किया, परचेज पर 17,000। अभी साइन ना देखें आप, अभी साइन ना देखें। तो होंडा 1,17,% पे करेगी 17,000। जो बिल बना के देंगे ना जनरल टायर वाले, वो जनरल टायर वालों का बिल कुछ इस किस्म का होगा। जनरल टायर वाले अपने लेटर हेड से एक बिल बनाएंगे, जनरल टायर्स, ऐसे टायर्स उनके लेटर पैड पे बने होंगे खूबसूरती के लिए। जनरल टायर वाले बिल बना के देंगे, जी भाईजान आपने टायर परचेज किए हैं, ये टायर वैसे तो लाख के हैं लेकिन शहबाज शरीफ की फरमाइश पे आप 17,000 में और दें। 1,17,000 का बिल होंडा के लिए परचेज इनवॉइस बन जाएगा और जनरल टायर के लिए सेल इनवॉइस बन जाएगा। ये जनरल टायर बिल बना के दे देगा। ओके, ये ओरिजिनल बिल जो है वो दे दिया जाता है होंडा को, और जो डुप्लीकेट है वो जनरल टायर अपने पास रख लेता है। ये अलग बहस है, इसको छोड़ें जरा। ओके, इसके बाद होंडा टायर्स वाले, होंडा कार्स वाले होंडा से टायर को घुमाते हुए ले जाएंगे अपने दफ्तर ताकि इसे गाड़ी बनाएं। इसके बाद जरूरत महसूस होगी इंजन इंपोर्ट करने की। इसके बाद होंडा इंपोर्ट करेगा इंजन इंपोर्ट करेगा। मैं सारी परचेजेस की बातें कर रहा हूं, सेल की बात नहीं कर रहा। होंडा इंजन इंपोर्ट करेगा, इंजन होगा 5 लाख का। इंपोर्ट की स्टेज पे कस्टमर वाले कहेंगे 5 लाख पे 17% पे करो, तो हम 85,000 पे कर देंगे। फिर होंडा गाड़ी में लगाने के लिए सीटें खरीदेगा, लग्जरी सीट्स। ये जो सीटें खरीदेगा होंडा, ये 2 लाख की सीट है, लेकिन 2 लाख की सीट है। सीट वाला कहेगा वैसे तो 2 लाख की है लेकिन आपके लिए 2,34,000 की, तो 2,34,000 आप हमें पे कर दें। आप कल खड़े हुए थे, आप खड़े हुए थे कल, खड़े हो जाओ, मुझे बात याद करने दो किस पे खड़े किया था। अच्छा जी, अब होंडा क्या करेगा, होंडा लग्जरी सीट्स बाय करेगा। जब होंडा लग्जरी सीट्स बाय करेगा तो लग्जरी सीट्स बाय करने पे 2 लाख पे कितने परसेंट पे करेगा, 17%। तो 2 लाख पे 17% बन जाएगा 34,000। उसका कंधा डेप्रिशिएट हो जाएगा ऐसे। ओके, नेक्स्ट इज परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज। होंडा क्या परचेज करेगा, हाँ जी, अकाउंटिंग सर्विस परचेज करने पे भी टैक्स है, लेकिन ये टैक्स लगाना सुबह की जिम्मेदारी है। तो होंडा सर्विसेज परचेज करेगा तो 50,000 की बजाय बिल आएगा 58,500 का। इसके बाद होंडा को कोई मशवरा देगा, भाईजान गाड़ी तो आप बना रहे हैं लेकिन तारें हो कश्मीरी तारें जरा इसमें लगा लें तो कमाल गाड़ी जो है ना ऐसे फ्लाई करेगी। तो होंडा ने डिसीजन लिया कि मैं वायर्स खरीदूं आजाद जम्मू एंड कश्मीर से। तो अब ये कितने किस्म की परचेज हो गई, 5 किस्म की परचेज हो गई। पाकिस्तान से भी चीजें ले सकते हैं आप, बाहर के मुल्क से भी चीजें ले सकते हैं आप, पाकिस्तान से भी सीटें ले सकते हैं आप, पाकिस्तान से भी अकाउंटिंग सर्विसेज ले सकते हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर से भी चीजें ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी परचेज बन जाएंगी। तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब ये टोटल बन जाएगा। 1,50,000 के करीब आपने परचेज के मौके पर टैक्स दे दिया। इसके परचेज के बिल आपके पास होने चाहिए, वरना एविडेंस मौजूद नहीं होगा तो हुकूमत आपको ये बेनिफिट नहीं देगी। ये परचेज के बिल आप इकट्ठे करेंगे, ये आपकी परचेजेस बन जाएंगी। इन परचेजेस पे जब आप 17 लगा देंगे, ये तो परचेज है ना, इस पे जब आप 17 लगा देंगे तो इस बबलू का नाम बन जाएगा इनपुट। इस 17,000 का नाम बन जाएगा इनपुट। अब होंडा एटलस कार वाले अपने दफ्तर से बाहर निकल के आवाजें लगाएंगे, भाई गाड़ी 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 बेचने के लिए। अब ये आवाजें लग रही होंगी गाड़ी फॉर सेल, गाड़ी फॉर सेल। तो ऐसी सूरत में सर आसिफ वहां से गुजर रहे होंगे, सर आसिफ वहां से गुजर रहे होंगे। सर आसिफ गाड़ी को पकड़ेंगे, ऐसे देखेंगे, फिर गाड़ी को पकड़ेंगे, ऐसे करके देखेंगे, फिर गाड़ी को पकड़ेंगे, ऐसे करके देखेंगे, फिर गाड़ी को पकड़ेंगे, ऐसे करके देखेंगे। आओ गुड गुड यार, अच्छी चीज बनाई आपने, और चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद आएंगे, हाँ भाई बताओ यार कितने की देते हो। उन्होंने कहा सर वैसे तो 30 लाख की है लेकिन आपके लिए 35,10,000 की। सुने आप पढ़ाते हैं, आपके लिए 35,10,000 की। 30 लाख की गाड़ी है लेकिन आपके लिए 35,10,000 की। इसमें 30 लाख प्राइस है सेल्स टैक्स डाले बगैर, 5,10,000 सेल्स टैक्स डाल दें तो फिर प्राइस बन जाएगी 35,10,000। ठीक है, सोना नहीं, जागते रहने। कितने की गाड़ी है, सेल्स टैक्स डाल के। अब ये जो 5,10,000 है ये सेल का 17% है। ये सेल का क्या है, 17% है। तो अब होंडा एटलस कार को सरासिफ से आएगा 5,10,000। अब ये मैंने काफी ज्यादा बिल नहीं बनाए, एक बिल मैंने जनरल टायर का बना दिया, एक बिल होंडा बनाएगा। ये बिल तो बनाया था ना जनरल टायर ने, एक बिल होंडा बनाएगा जिसपे नाम लिखा होगा होंडा का। जी आपका नाम, जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। अच्छा जी सर आप बैठें, सर क्या पसंद करेंगे जी, एक गाड़ी सर 30 लाख की गाड़ी है,
लेकिन आप पाकिस्तान में हैं तो 5,10,000 आपको और देना पड़ेगा। सर आप अपनी जेब से 35,10,000 निकालें, गाड़ी आपके पहुंचने से पहले घर पहुंची होगी। 35,10,000 डन। अब आप मुझे ये बताएं कि ये बिल कौन बनाएगा। तो ये 5,10,000 होंडा रिकवर करेगा, सरासर से रिकवर करेगा और अपनी जेब में डालेगा। और ये 17,000 होंडा ने रिकवर नहीं किया था। ये 17,000 होंडा ने, जब ये 5,10,000 होंडा रिकवर कर लेगा तो शहबाज शरीफ की राल विल टपक लाइक एनीथिंग। शहबाज शरीफ की राल टपकने लग जाएगी 5,10,000 को देख के। 5,10,000 में दो। तो ऐसी सूरत में होंडा कहेगा ना 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 पुत्र शहबाज, ना ना होंड नहीं शहबाज, ये नहीं, ये वाले मुझे बेनिफिट दो। तो कट कटा के होंडा पे सिर्फ गवर्नमेंट के खजाने में करेगा 3,60,400। अब साथ वाले से सलाम दुआ कर लें, फिर 1-2 मिनट बाद आगे चलते हैं। हाल पूछें, सलाम दुआ करें, टेस्ट देने के फजाइल, टेस्ट ना देने के नुकसानात, सारी चीजें सुनाएं। ये पूछ रहा मुझे क्यों खड़ा किया? जो सेल वगैरह करते हैं, क्या जैसे सेल वगैरह करते हैं उसमें टैक्स पेड वैल्यू पे ये हमने पढ़ना है, अभी कल परसों ही पढ़ेंगे। वो टैक्स है, हाँ पहले तो नहीं बोल रहे थे ना जब मैं खामोश था। तोहफा लेने के बाद भी बोल रहे हैं आपने कुछ बोला ना। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम शुक्रिया भाई, कल आप लोगों ने बात मानी चुप कर गए। क्लास में लोगों के स्टेटस, इधर अपने स्टेटस निकले पड़े हैं, लोगों के स्टेटस देख रहे हैं। ओके 10 सेकंड की ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको। स्टेटस लगाएं अपना ऑफलाइन टिल मिड ऑफ मार्च। चलें 10 सेकंड है आपके पास, ये हुक्म है मेरा, हुक्म ऑफलाइन टिल मिड ऑफ मार्च। करें 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 करें, लिख के लगाएं, लिख के लगाएं। नो स्टेटस टिल मिड ऑफ मार्च, नो स्टेटस टिल मिड ऑफ मार्च, जल्दी नो स्टेटस टिल मिड ऑफ मार्च। व्हाट्सएप पे लगा दें सारा सारा सारा, जल्दी 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 लगा दिया लगा दिया लगा दिया। नो स्टेटस टिल मिड ऑफ मार्च। चलो सेंड का बटन मैं दबा दूं, ठीक है गुड। अच्छा खुदा के लिए आप इस पे कमेंट्स नहीं पढ़ने लग जाने लोगों के, इसको आप बंद करके रख दें, इसको बंद करके रख दें, क्लास के एंड पे खोलिएगा, फिर जरा एंजॉय करेंगे। 1-2 मिनट शेयर कीजिएगा लोगों ने क्या जवाब दिया है, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें। ओके पेज 447, पेज 447। अब ये डेफिनेशन आप पढ़ें इनपुट की। असल इनपुट वही है जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे आपको पढ़ा दिया है। परचेज ऑफ टायर, परचेज ऑफ इंजन, परचेज ऑफ लग्जरी सीट्स, परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विस एंड परचेजेस फ्रॉम आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा इनपुट है। अब तसल्ली से जरा देखते रहिएगा, मैं सारी हमने पढ़ ली हैं। इनपुट कुछ भी नहीं है, ये है परचेज का 17%। इनपुट परचेज का 17%। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा मींस, इनपुट टैक्स का मतलब होंडा के लिए क्या है। अच्छा लेविड का मतलब पेड है हर जगह, लेकिन अगर सेल्स की बात होगी तो रिकवर्ड। लेविड का मतलब हर जगह पेड होगा। आप जरा तसल्ली से देखते रहने। टैक्स लेविड ऑन गुड्स रिसीव्ड, टैक्स लेविड ऑन गुड्स रिसीव्ड। गुड्स कौन सी, टायर्स। होंडा ने जो 1,17,000 के टायर खरीदे उसमें जो टैक्स लेविड है वो 17,000 है।
टैक्स पेड ऑन टायर्स रिसीव्ड बाय होंडा, टायर रिसीव किए हैं जो होंडा ने। लेकिन भाई इसमें ग्रीन हाईलाइटर वाली लाइन तो बड़ी आसान है, जो आपको भी याद होगी, टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड। लेकिन एक क्लास इसने डाला हुआ है बीच में, डेट नीड्स टू बी क्लियर्ड, सप्लाई, सप्लाई रिसीव्ड। हाँ, असल में ना सप्लाई रिसीव्ड परचेज के लिए यूज होता है, और वैसे सप्लाई लफ्ज यूज होना तो सेल के लिए होगा, सप्लाई मेड या सप्लाई। लेकिन इधर क्या लफ्ज लिखा हुआ है, बोले सप्लाई रिसीव्ड। तो ये थोड़ी सी चीज बच्चों को जो है क्लियर पहले दिन ही हो जानी चाहिए कि सप्लाई रिसीव्ड भी होती है, यानी सप्लाई रिसीव होती है परचेजेस। साथ ही आप मिसाल कर लें आजाद जम्मू एंड कश्मीर वाली, वहां से भी आप तारें खरीद सकते हैं। टैक्स पेड, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ऑन गुड्स रिसीव्ड, एज इट इज वही वाली इंग्लिश। हाँ, एक लफ्ज इधर भी डाला हुआ है, सप्लाई रिसीव्ड। क्या रिसीव्ड? सप्लाई रिसीव्ड का क्या मतलब है? माल आया या बेचा? आया, परचेजेस कहते हैं जिसे आप परचेजेस कहते हैं। एक लफ्ज आपको ना इधर याद करना पड़ेगा, उसे मैं स्काई ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं। वो लफ्ज आपको याद करना पड़ेगा, टैक्स पेड अंडर सेल्स टैक्स लॉ। जितना जितना आजाद जम्मू एंड कश्मीर वालों ने पसंद किया, उससे उन्होंने सारा पसंद ना किया हो लॉ, तो ये तरह फिक्र याद कर लें, अंडर सेल्स टैक्स लॉ एज अडॉप्टेड इन स्टेट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। बस इतनी सी बात। अच्छा, पहले में खरीदे हैं टायर और पांचवें में खरीदी हैं तारें। आगे चलें, आगे भी वही है, टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्वायर्ड, बस बिल्कुल वही मतलब, टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्वायर्ड। अब ये क्या है? अब ये क्या है? लग्जरी सीट्स। लग्जरी सीट्स वो क्या चीज है? असल में जो लग्जरी सीट्स है ना, ये इन पे सेल्स टैक्स नहीं लगता, इन पे कोई और टैक्स लगता है, दैट इज फेडरल एक्साइज लॉ। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसने अब एक लफ्ज लिखने की कोशिश की, इसने कहा अंडर फेडरल एक्साइज लॉ। हमने ये क्या क्या मतलब? स्काई ब्लू मैच कर रहा है, इंग्लिश याद करनी आसान होगी। अंडर फेडरल एक्साइज लॉ, हमने कहा ये नहीं हमें पता, और ना हमें ये लॉ आता है, और ना हमने ये पढ़ना है, और ना हमारे ये सिलेबस में। कहते चलो रिलैक्स हो जाओ फिर, इन सेल्स टैक्स मोड। बिल्कुल ये सेल्स टैक्स की तरह होता है। कहते हैं ये कोई डिफरेंट चीज नहीं, आप परेशान ना हो, बिल्कुल ये सेल्स टैक्स की तरह की कोई चीज है। डन। फेडरल एक्साइज न्यूमेरिकली नहीं आता, लेकिन अब थ्योरी क्या तक याद करनी पड़ेगी लाइन में। तो व्हाट डज इट मीन? ये स्काई ब्लू वाली लाइन आपने मैच कर लेनी है। उधर लिखा हुआ है एज अडॉप्टेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और इधर लिखा हुआ है बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह। ये कोई नया लॉ है, जस्ट लाइक सेल्स टैक्स। अब लफ्ज याद करें, अंडर फेडरल एक्साइज लॉ, अंडर सेल्स टैक्स लॉ, बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह। नीचे तो और बात लिखी हुई है, एज अडॉप्टेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चार लाइनें जरा याद कर लें। तीन होगी ना, चौथी तो आसान है, चौथी साथ ही याद कर लें। टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड या इंपोर्टेड, रिसीव की जगह इंपोर्ट कर दे लफ्ज, इंजन भी आ जाए ना। आप जल्दी जल्दी ये 4 पॉइंट्स याद कर लें, सिर्फ ग्रीन वाली बात, और उसके बाद स्काई ब्लू वाली भी याद करें। ओके, पहली लाइन से याद करना शुरू करें। टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड, टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड, टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड, बस गुड्स रिसीव्ड, टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड। स्काई ब्लू वाली लाइनें बस जाके याद करनी पड़ेंगी। दैट इज अंडर सेल्स टैक्स लॉ एज अडॉप्टेड इन अंडर फेडरल एक्साइज लॉ, जस्ट लाइक सेल्स टैक्स। इन सेल्स टैक्स मोड का मतलब है जस्ट लाइक सेल्स टैक्स, बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह। अच्छा जी, कभी कभी आप सर्विसेज भी बाय करते हैं, तो टैक्स पेड, ये छोटा सा लफ्ज आपको याद करना पड़ेगा, ये सूबे की गवर्नमेंट को देते हैं आप, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। टैक्स पेड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, इसको काट के कर दें, प्रोवाइडेड टू अस, हमें सर्विसेज दी गई, प्रोवाइडेड टू अस। प्रोवाइडेड टू अस,
पढ़ें जी, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स इट इज अ टैक्स पेड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अस, कर दें इसको, जो सर्विसेज हमें दी गई, यानी हम सर्विस परचेज करने वाले हैं। ओके, ये किसकी डेफिनेशन हो गई? इनपुट की। अब आउटपुट, आउटपुट टैक्स इन, और आउटपुट क्या होता है? सेल इंटू 17%। वो जो 30 लाख की गाड़ी थी 5,10,000 डाल के 35,10,000 में बेची गई थी। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन रजिस्टर्ड पर्सन मींस, पॉइंट 1 को लिख लें, होंडा बुक्स, होंडा की बुक्स, होंडा की बुक्स। इधर लेविट का मतलब होगा रिकवर्ड, जैसे होंडा वाले सर आसिफ से 5,10,000 रिकवर कर रहे हैं। टैक्स 5,10,000 लेविड रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार मेड बाय होंडा टू सर आसिफ। चलें जी, नोट सर, आप लोग इस तरह लेने उन्हें डाल के लिखते हैं या ऊपर ही अंडरलाइन करके हल्का फुल्का था? अच्छा, टैक्स है 5,10,000, रिकवर करने वाला कौन है? होंडा। रिकवर्ड, सप्लाई के मुराद सेल, सेल ऑफ क्या? गड्डी, 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 मेड बाय होंडा टू सर आसिफ। सही तरह निच लिया यार तू, निच की भी जान ले लिया तुमने। ओके, आगे चलें जी। ये बात होगी होंडा के लिए। अगर हम कोरियर सर्विस परचेज करें या अकाउंटिंग सर्विस परचेज करें तो दूसरा बंदा सेल करा होगा, तो फिर ऐसा करें, यहां लिखें टीसीएस की बुक्स, कोरियर सर्विस वाले जो हैं टीसीएस की बुक्स। आप कोरियर करवाने गए, उन्होंने कहा 100 रुपए का कोरियर 117 में, 100 रुपए का कोरियर 117 में, आपने करवा दिया। पढ़ें जी, सेल्स टैक्स रिकवर्ड, अंग्रेजी वही 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 ऊपर वाली चलेगी, बिल्कुल ये वाली चलेगी, टैक्स रिकवर्ड, टैक्स रिकवर्ड। इधर क्या था? ऑन सेल ऑफ गुड्स, और इधर क्या है? ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। अच्छा, इसको आप जरा फुल बूटे लगाएं, टैक्स रिकवर्ड ऑन कोरियर सर्विस, टैक्स रिकवर्ड ऑन कोरियर सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोरियर कंपनी, कोरियर कंपनी। तो कोरियर कंपनी ने हमें 117 का कोरियर करके दिया, तो 17 कोरियर कंपनी ने रिकवर किया। एंड इन द लास्ट, लग्जरी सीट सेलर। ये पॉइंट 1 तो होंडा की बुक्स थी, पॉइंट 2 लग्जरी सीट्स सेलर, पॉइंट 2 लग्जरी सीट सेलर। ये भाई उधर जाएं, जरा देखें भाई अब्दुल्ला, कोई बंदा बोल रहा है, बंदे लेके आया हुआ है, देखो। ओके, अगर मैं लग्जरी सीट बाय करूं 2 लाख वाली 2,34,000 में, तो मैं 34,000 पे कर रहा हूं, तो दुकानदार 34,000 रिकवर कर रहा होगा, दुकानदार रिकवर। तो लग्जरी सीट सेलर के एंगल से आप पढ़ें, टैक्स रिकवर्ड, टैक्स, इसको लेविड ही कर देना ताकि एक ही लफ्ज हर जगह लिखना हो, टैक्स लेविड, ये फिक्रा ऊपर वाला है, अंडर सेल्स टैक्स मोड इन द, वो ये सारा फिक्रा ऊपर वाला है, इसकी टेंशन ना लें, ये ऊपर वाला ही चल जाएगा आपका। अच्छा, टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल, प्रोडक्शन खाली बच्चों को कंफ्यूज करता है, प्रोडक्शन के बाद सेल ही करनी है ना, उसने चार्ट नहीं डालना। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, लग्जरी सीट्स। तो फिक्रा आ जाके वही बन गया जो शुरू से बन रहा है। ऊपर क्या लिखा हुआ था? टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार। इधर क्या लिखा हुआ है? टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ
लग्जरी सीट्स। बाय द पर्सन तो ऊपर भी लिखा हुआ था, मेड बाय द पर्सन, बाय द पर्सन नीचे भी लिखा हुआ है। बाय द पर्सन से क्या मुराद है? पर्सन से क्या मुराद है? इधर पर्सन से मुराद है लग्जरी सीट सेलर पर्सन है जो यहां चीजें बेच रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, ये छोड़ें, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फेडरल एक्साइज को सर्विसेज पे भी लगता है। अच्छा जी, उधर अब आपने क्या याद किया बार बार? टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड, और इधर क्या याद किया है? टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल मेड, टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। उधर याद किया टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल्स मेड और टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। चलें जल्दी जल्दी याद कर लें। टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड, टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड, टैक्स पेड अंडर फेडरल एक्साइज लॉ सेल्स टैक्स की तरह ऑन गुड्स रिसीव्ड, टैक्स पेड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अस एंड टैक्स पेड ऑन गुड्स रिसीव्ड। इधर टैक्स रिकवर्ड ऑन गुड्स सोल्ड, पॉइंट 3 में आए, टैक्स रिकवर्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, और इधर टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। बस जान छोड़ दें चैप्टर 12 की, जितने न्यूमेरिकल कर लिया उससे कि वो चैप्टर भी आप कहते हैं यार खुदा के लिए किसी और के पास चला जा। अब मेरे ख्याल से चैप्टर 18 में चलते हैं। सबर जरा एक छोटी सी डेफिनेशन में पढ़ा दूं। चैप्टर 18 में चलते हैं और जाके एक न्यूमेरिकल करते हैं। आप आए पेज 448 पे, पहले इधर ही रहें जरा, पेज 448 पे। किस तरह बैठे हो? ट्राई टू बी प्रोफेशनल गाइस, ट्राई टू बी प्रोफेशनल। Okay, let's discuss the definition of supply today. So teacher is here to explain you the definition of supply. Well, supply has a broad meaning, guys. Please, guy को attend कर देना. Supply has a very broad meaning. You know, supply means supply. That is not supply. That is not supply. That is supply. It is because supply have a different meaning, and supply has a different meaning. Well, supply is very broad, guys. Supply includes sale. Supply includes gift. ना दूसरी क्लास वाले कोई पंगे ना लें। Well, supply includes a sale on किस्तें. Even supply includes taking the goods for Begum. Oh, and supply includes using goods in business. And well, supply includes charity as well. The supply is supply. हम ये बात कर रहे थे कि सप्लाई होता है, सप्लाई नहीं होता। ओके, तो सप्लाई हैज अ वेरी ब्रॉड मीनिंग गाइस। ओके गाय जी गाय, ओके। अच्छा जी, सप्लाई में क्या क्या आता है? सप्लाई मींस अ सेल। असल में हम सप्लाई पे 17% लगाया करेंगे, सेल पे नहीं। यानी कि ये टिश्यू पेपर का डब्बा है, ये टिश्यू पेपर का डब्बा है, 200 डब्बे बाजार में बेचे, ये सेल है। 4-5 डब्बे किसी को गिफ्ट कर दिए, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। 2-3 डब्बे किस्तों पे बेच दिए, 5-5 रुपए की किस्तों पे, ये भी सप्लाई है। 1-2 बच्चे बेगम ने कहा बहुत पसीना आ रहा है आजकल सर्दियों में, घर ले आना सरताज ये, तो ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। फिर 2-3 डब्बे जो है वो बिजनेस के अंदर ही एम्प्लॉयज ने कहा सर तुम्हें तुम्हारे घर वालों को उधर पसीना आवे तो हमें भी इधर काम करते पसीना आवे, तो हमें भी दो ये डब्बा रहे, तो आपने बिजनेस में ही यूज कर लिया। और ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने कहा हमें उधर काम करते भी पसीना आवे, तुम्हें चैरिटी कर दिया आपने कुछ डब्बे। लेकिन हमारा लॉ कहता है जालिम के सब पे टैक्स दो। और आने वाले दिनों में हम यहां तक पढ़ेंगे, जब आप घर डब्बे लेके जा रहे होंगे तो बिल बनाएंगे। यानी आप ओनर है बिजनेस के, आप बिल बना के जाएंगे। इस बिल का नाम होगा टैक्स इनवॉइस। बेगम को नहीं दिखाएंगे बिल, बिजनेस की फाइल में लगा के चले जाएंगे कि ये एक सप्लाई है बिजनेस की, ये भी एक सेल है। तो चीजों का मुफ्त बांटना भी सेल के डेफिनेशन में फॉल करेगा। अच्छा, क्या वैल्यू अभी करेंगे इंशाल्लाह, वो यहां नहीं देखा जाएगा। सप्लाई मींस अ सेल, सेल तो है ही सप्लाई में, सप्लाई होती ही सेल है। एंड आज ना गिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ाने लगे। आज किसकी डेफिनेशन पढ़ाने लगे? गिफ्ट की डेफिनेशन। इधर आइए। आई ट्रांसफर यू, आई ट्रांसफर हिम, आई ट्रांसफर यू द राइट, आई ट्रांसफर यू, लेट्स ट्राई अगेन, आई ट्रांसफर यू द राइट टू डिस्पोज ऑफ दिस मार्कर एज ओनर। I transfer you the right to dispose of this marker as
ओनर। अब ये घर जाएगा, घर वालों से पूछेगा कुछ इस तरह की बात किसी ने कही है, क्या मतलब है इसका? घर वाले कहेंगे क्या कहा था? कहेंगे कुछ इस तरह का कहा था, आई ट्रांसफर यू दिस मार्कर एज ओनर। अब घर वाले हर एक एक कोने में बैठ के सारे सोच रहे होंगे। थोड़ी देर में अब्बू आएंगे, बेटा इसका मतलब है तुम्हें गिफ्ट कर दिया। छोटा भाई कहेगा भाई मुझे भी यही लग रहा था। अम्मी कहेंगे मुझे भी यही लग रहा था, इस फिक्रे का मतलब गिफ्ट हो गया। ट्रांसफर ऑफ राइट। आज के बाद आपने किसी को गिफ्ट देना है ना, तो उसके कान में ये कहने कि आई एम ट्रांसफरिंग यू द राइट टू डिस्पोज ऑफ दिस एज ओनर। उसने थोड़ी देर बाद वापस कर देना आगे आपको, ठीक है क्या तुम? तो अगर आप अगले को ये कह दें कि तू इसको ओनर बन के बेच चीजों को, तो आपने तो चीज उसको बेच ही दी है, एक तरह की तोहफा ही दे दी ना। ये तोहफे की डेफिनेशन है। एक तोहफा वो भी होता है जो कभी हमारे साथ बैठा था मैट्रिक में, वो तोहफा पता नहीं अब क्या कर रहा है आजकल। उस तोहफे की बात नहीं कर रहा मैं, अभी भी एक नहीं, अभी अच्छे बच्चे हैं सारे। इंक्लूडिंग सेल अंडर आ हायर परचेज एग्रीमेंट। किस्तों पे चीजें बेचना भी हाँ चले बात ही मुकाएं, सारे तोहफे आज एब्सेंट है। मैं यही कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं? जिसने छुट्टी लेने का डिसीजन ले लिया, अब और क्या है? आगे चलें। एंड इंक्लूड्स और एक और चीज इंक्लूड है सेल में। चीजें घर ले जाना भी सेल है, चीजें बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर लेना भी सेल है, आपस में बातें करना भी, नॉन बिजनेस चैरिटी करना भी सेल है। जो चीजें आपने बनाई तो थी कि ये मैं टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बाद में आप उनको घर ले गए, तो लॉ मेकर कहते हैं मेरी नजर में ये सेल है। आपने बनाई इसलिए थी कि टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे, आगे मुझे इससे क्या कि आप घर लेके चले गए, मेरी नजर में ये सेल है। और नीलामी में चीजों का बांटना भी सेल है। पॉइंट सी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। नीलामी में चीजों का बांटना भी सेल है। नीलामी में चीजें क्यों बांटी जाती हैं? टू रीपे अ लोन। टू रीपे अ लोन, कोई लोन आपने वापस करना होता है। कई दफा लोन में अगर आप बैंक में डिफॉल्ट कर दे तो लोन वापस करने के लिए क्या कह रहे हैं? ओके, सारी बातें थोड़ी से तो बात होती हैं, वी कैन नॉट निगेट। ओके, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर इन आवर क्लास नेम डॉक्टर सोना। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 378। पेज नंबर 378। सिंस लॉन्ग मैं सोच रहा था ये सवाल कराऊं, आज मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, अब आप भी तशरीफ ला गए हैं, तो आप साथ वाले हो गए, आपके बारे में बात हो रही है। डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट। लोग दूर दूर से इसको आंखें दिखाने आते हैं। ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक। ये सैलरी इनकम है, बिजनेस ही मैनेजेस अ प्राइवेट। कल तक नहीं मिलेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, नहीं मिलेगा। ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक, वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। जब सवाल की मेन थीम चल रही होती है, आप सब ढूंढ रहे होते हैं। पेज 378। A summary of his receipts and payments is as follows. डॉक्टर सोना की रिसीट्स आ रही हैं और पेमेंट्स आ रही हैं और बूथा ऊपर पे। कंसल्टेंट फी होती है कि किसी ने आके आंखें दिखाई, डॉक्टर ने उसको अपनी आंखें दिखाई, डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया और मशवरा देकर रवाना कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर उनकी आंखें देख के कहते हैं आप लेट जाएं, मैं आपकी सर्जरी करने लगा हूं। तो कुछ को डॉक्टर ने मशवरा देके 44 लाख कमाए और कुछ को डॉक्टर ने आंखों का इलाज करके 39 लाख कमाई। अच्छा, प्रॉपर्टी इनकम ना, उधर हंसना नहीं, हद होगी। प्रॉपर्टी इनकम, समोसे कल खिला दिए थे अंदर खाते, आप लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। उस क्लास में जिसने समोसे खाए थे जरा हाथ खड़ा कर दे कल, उस वो देखें हाथ, सबने खड़े किए हुए हाथ, पता ही नहीं चला था आपको। प्रॉपर्टी इनकम, ओके। अच्छा मोहतरम, ये प्राइवेट क्लिनिक इसका बिजनेस है और ये इसके बिजनेस का रेवेन्यू है। और हद होती है ना एक बात की, ये इसके बिजनेस का रेवेन्यू है। इसके बाद इसने एक प्रॉपर्टी इनकम कमाई है जिसकी डिटेल पॉइंट 1 में आप घर जाके खुद पढ़ लेंगे। कोई अदर इनकम है, उसकी डिटेल अभी मैं पढ़ाता हूँ। क्लिनिक चलाने के लिए क्लिनिक का रेंट पे करना पड़ेगा आपको। क्लिनिक चलाने के लिए घर के खर्चे ज़रूरी नहीं है। क्लिनिक चलाने के लिए मोटर कार आपने खरीदी, सवाल आगे बताएगा। क्लिनिक के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट आपने बाय किया। क्लिनिक के लिए आपने असिस्टेंट रखा हुआ है जिसको सैलरी दे रहे हैं। क्लिनिक के कोई रनिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजली के बिल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई कार एक्सपेंसेस हैं, ये पॉइंट 3 ही हमें बताएगा क्या है, और कोई आपने डोनेशन दी है। अच्छा, अब वो जो कुछ चीज़ें ना क्रॉस मैच करनी पड़ेंगी।
ये दोनों जो है ना क्लिनिक के पाए हैं जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हुए हैं, और मुझे अभी तक ना ये क्लिनिक का खर्चा लग रहा है, मोटर कार अभी छोड़ें जरा, ये क्लिनिक के लिए लिया है, ये भी क्लिनिक के लिए खर्चा किया है, ये भी क्लिनिक का खर्चा लग रहा है, ये भी क्लिनिक का खर्चा लग रहा है, और नीचे जाके ना मोटर कार के बारे में भी कुछ बताएगा, हल्की फुल्की क्लिनिक में यूज हो रही है वो नीचे जाके बताएगा। ये मोटे मोटे खर्चे क्लिनिक के हैं, डोनेशन क्लिनिक का खर्चा नहीं है, घर के खर्चे क्लिनिक के खर्चे नहीं है। अब हमने अदर इंफॉर्मेशन में जाके पॉइंट 1 के अलावा बाकी डेटा पढ़ना है। पॉइंट 2, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन इंटरनेशनल मैगजीन ऑन अ वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, मैगजीन, उसने वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर लिख के दे दिया, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देंगे। पॉइंट 2, अदर इनकम। अच्छा, 60% ऑफ कार एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद पर्सनल यूज। 60% गाड़ी जो है वो घर में इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है 40% लिख लें बिजनेस यूज है। पता नहीं क्लिनिक में बिजनेस यूज गाड़ी का क्या होगा, शायद मेरे ख्याल से घर जाके इलाज कराता होगा। आजकल ये भी होता है, फोन करके डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर आपके घर के सामने, इस तरह की एडवर्टीजमेंट लिखी होती है, तो वो घर को शायद घर तक बुला लेते होंगे डॉक्टर को, तो डॉक्टर फिर अपनी गाड़ी पे दूस करके जाता होगा। तो ये 40% बिजनेस यूज के लिए गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। डोनेशन इसने दिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, ये टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज को डोनेशन देना अलाउड है, इस पर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसके बाद मोटर कार की डेप्रिसिएशन उसने दी हुई है और सर्जिकल इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन दी हुई है, लेकिन याद रखिएगा ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है। वजह यह है कि डेप्रिसिएशन के साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। थर्ड शेड्यूल तो उस डब्बे का नाम है ना, जिसको हम कहते थे बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, उस डब्बे का नाम थर्ड शेड्यूल है। असल में फर्स्ट शेड्यूल टैक्स है और उस डब्बे का नाम थर्ड शेड्यूल है। ये टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन है, लाइन ग्रीन में हाईलाइट कर दी, ये टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन है। इस अटेम्प्ट में डेप्रिसिएशन के रेट नहीं उसने दिए थे, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन खुद दे दी थी। अब हमें 15% या 10% लगा के चेक नहीं करना कि ये डेप्रिसिएशन सही निकली हुई है या गलत निकली हुई है, बट डेप्रिसिएशन सही है, अल्लाह का शुक्र है, बट टेंशन नहीं लेनी इसकी। ओके, अब इस सवाल में सबसे बड़ा मसला लिखें, नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। लिखें नेट प्रॉफिट नहीं है सवाल में, जहां से हम शुरू करें सवाल लिखें, सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं है, सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं है। इसलिए आज जरा बड़ा सा करके लिखिएगा, इसलिए आज हम सेल से चलेंगे। इस सवाल में नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज हम सेल से चलेंगे। अब 2 हिंट लिख लें जो लिखवाए थे, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं, जेन्युइन खर्चे, जेन्युइन, जाली नहीं, जेन्युइन। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं और नॉट अलाउड इग्नोर करने हैं, और नॉट अलाउड इग्नोर करने हैं। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं और नॉट अलाउड इग्नोर करने हैं। उधर तो नॉट अलाउड ऐड हो रहे होते थे ना, तो सेल से चलते हुए क्या करना है, अलाउड खर्चे माइनस करने और नॉट अलाउड को इग्नोर ऐड नहीं करने, इग्नोर। हम 40 सेल से रहे तो गलती कोई हुई नहीं, सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस आप मुझे निकलवा दें, इनकम प्रॉपर्टी घर जाके निकालिएगा, टैक्स क्रेडिट भी घर जाके दीजिएगा, सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस, नोट नहीं करना। इनकम फ्रॉम बिजनेस, डॉक्टर के लिए रेवेन्यू का लफ्ज यूज करूं या सेल का? यार क्लिनिक की सेल तो अजीब सी चीज है, क्लिनिक का रेवेन्यू होता है। अच्छा, क्लिनिक का रेवेन्यू मुझे बता दें जी कितना है। 44 अंदर वाले कॉलम में लिख लेना, फिर 4400 प्लस 3983, ये क्लिनिक की क्या आ गई, सेल या रेवेन्यू। अब आपने ये नहीं सोचना कि इस तक पहुंचते हुए अकाउंटेंट ने क्या किया है। द रीजन इज कि इस तक पहुंचते अकाउंटेंट ने कुछ किया नहीं, ये तो समझ लें आप थोड़ी देर के लिए कि हम अकाउंटिंग की क्लास में आ गए हैं, और अकाउंटिंग की क्लास में टीचर कहता था सेल लिखो और खर्चे माइनस कर दो। तो ये ज्यादा सादा सवाल है, बस वो खर्चे माइनस करने हैं जिनको टैक्स वाले इजाजत दे दें। बेहतर है कि लेस एक्सपेंसेस का लफ्ज ना लिखें, लेस डिडक्शंस का लफ्ज पेपर में लिख दें, जरा वो भी मुतासिर हो जाएगा आपसे। लेस डिडक्शंस, कौन कौन से खर्चे टैक्स वाले माइनस करने देंगे, पहले से शुरू करें जी तसल्ली से। टैक्स वाले क्लिनिक का रेंट माइनस करने देंगे आपको, बीइंग जेन्युइन खर्चा माइनस कर लें, अलाउड है ना, अलाउड है ये खर्चा रेंट। टैक्स वाले क्लिनिक का रेंट माइनस करने देंगे। टैक्स वाले आपको घर के खर्चे बिजनेस की सेल में से माइनस करने देंगे नहीं, बस इसको इग्नोर करें। तसल्ली से बात सुनिएगा, तसल्ली से। मैं मोटर कार स्किप कर रहा हूं। टैक्स वाले आपको 5 लाख की पेमेंट, ये असल में कैश इन बैंक अकाउंट है,
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश का टी अकाउंट है। टैक्स वाले आपको इक्विपमेंट की कॉस्ट माइनस करने देंगे या 5 लाख के ऊपर 75 की डिडक्शन माइनस करने देंगे? तो 5 लाख माइनस करूं या 75? आसान सवाल था, उसने डेटा सारा दिया हुआ है बस। टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन मोटर कार की और सर्जिकल इक्विपमेंट। अच्छा, सर्जिकल इक्विपमेंट तो नहीं घर में यूज होता होगा? बेगम मैं आज सर्जिकल इक्विपमेंट लेके आ रहा हूं, तुम हद होगी, शोहर से ताज पे। सर्जिकल इक्विपमेंट तो घर में नहीं यूज होगा ना? अच्छा, उसकी आंखें खराब तो क्लिनिक पे बुला लो। 75। ओके, नेक्स्ट। मोटर कार कितने की है? मोटर कार की पूरी कॉस्ट माइनस होगी या मोटर कार की डेप्रिसिएशन माइनस होगी या मोटर कार की डेप्रिसिएशन का 40%? ना टैक्स वाले माइनस करने देंगे मोटर कार की पूरी कॉस्ट, ना टैक्स वाले माइनस करने देंगे मोटर कार की पूरी डेप्रिसिएशन 96 की, बल्कि टैक्स वाले कहेंगे वेयर एन एसेट इज पार्टली यूज्ड इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर अनदर यूज, द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। तो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट करके माइनस होगी। डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है? इसका कितना है परसेंट? 40%। 38.4। जी पूछें। टैक्स वाला डिडक्शन दी हुई है, लेकिन वो डिडक्शन पूरी है ना? अपोर्शनमेंट वाली तो कैलकुलेशन हमसे कराएगा ना। हम ये ना कहें कि ये मोटर कार की वही वाली डेप्रिसिएशन है जो हमारी यूज हो रही है। तो कॉस्ट क्यों नहीं माइनस की? क्योंकि डिडक्शन माइनस होती है। डिडक्शन पूरी क्यों नहीं माइनस की? क्योंकि 40% बिजनेस में यूज हो रहा है। आप पूछें सवाल। इनिशियल अलाउंस निकालना, निकालना, गिवन होना, वो छोड़े पड़े, ये हमें चक्कर में पड़ना ही नहीं। जब वो दे दे तो बस वही काफी है। जब उसने फिगर्स निकाल के दे दी तो बस ठीक है, ओल्ड होगी कोई चीज, कोई मसला होगा। जब वो फिगर्स दे देना तो फिर आप लोगों ने ये चीजें नहीं सोचनी। ओके, नेक्स्ट। सैलरी टू असिस्टेंट टैक्स वाले माइनस करने देंगे 180। सर्जिकल, ये मैं नीट इसलिए नहीं लिखा कि फिगर सवाल में अवेलेबल है एज इट इज। सैलरी असिस्टेंट जी कितनी? 180। क्या टैक्स वाले क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस माइनस करने देंगे? जी। क्लिनिक के साथ जॉबिंग होती है या रनिंग होती है? अच्छा, क्लिनिक को चलाने के खर्चे, क्लिनिक भाग रही है, क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस तो 40। गाड़ी के खर्चे, ये क्या मतलब? गाड़ी की कॉस्ट ऊपर दी हुई है और गाड़ी के खर्चे नीचे दिए हैं, इन दोनों में फर्क है। रिपेयर, मेंटेनेंस, पेट्रोल, सर्विस, ट्यूनिंग, ये सारे खर्चे गाड़ी के। गाड़ी के खर्चे 2 लाख हैं। क्या ये 2 लाख माइनस करने की जाती होगी या 40%? 40%। कार के एक्सपेंसेस टोटल कितने माइनस? डोनेशन टैक्स वाले माइनस करने देंगे एज अ बिजनेस का खर्चा। इसको उल्टा दूं फिर? ये तो नहीं कर रहा था मोटर कार की पूरी कॉस्ट को उल्टा के उसके से माइनस करें, वो जो करते होते थे। ये काम क्यों नहीं कर रहे आज हम? आज उल्टाने वाला चक्कर ही नहीं है, आज से रिकॉर्ड करनी है चीजें। तो इसलिए जो टैक्स वाले चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। 743.6.6। चलें जी, नोट करें। इसी सवाल को आपने घर में पूरा सॉल्व करना है और सॉल्यूशन से कंपेयर कर लीजिएगा। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।